नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम 2018 AGP ज्योग्राफी सॉल्व्ड पेपर की सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब शुरू करते हैं आगे। आपका दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण, ठीक है, की संरचना यानी फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। ठीक है, यानी अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स who introduced the concept of least transport cost location। ठीक है, ये थ्योरी का नाम है यूजिंग द फ्रेम लोकेशनल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, अवस्थिति त्रिकोण की संकल्पना और न्यूनतम परिवहन लागत की अवस्थिति की संकल्पना, यानी कि लीस्ट ट्रांसपोर्ट कोस्ट लोकेशन और लोकेशन ट्रायंगल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो दोस्तों इसका आपका आंसर है नंबर चौथा, यानी वेबर महोदय ने। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 6 थ्योरी आई। ठीक है, और वो कौन कौन सी थी। यहाँ पे दोस्तों जो 4 नाम आपको दिए गए हैं उन्हीं में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी दोस्तों, W इजार्ड, इनकी जो W इजार्ड मतलब वाल्टर इजार्ड, इनकी जो सिद्धांत था उसे हम कहते हैं स्थापन्न सिद्धांत। क्या नाम है? स्थापन्न सिद्धांत, यानी कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। और किस पुस्तक में दी थी इन्होंने? इकोनॉमी एंड स्पेस, ये इस बुक का नाम था, इकोनॉमी एंड स्पेस। तो इन्होंने स्थानपन्न थ्योरी दी उद्योग के स्थानीकरण से संबंधित। वहीं आपके जो DM स्मिथ हैं, इन्होंने सीमांत औद्योगिक विचारधारा दी थी। सीमांत औद्योगिक विचारधारा, या कह सकते हो आप अधिकतम लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्मिथ ने दिया था। वेबर आपको बता दिया गया, वेबर ने तो न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके अलावा 3 थ्योरी और बचती हैं आपकी। यातायात लागत सिद्धांत, यातायात लागत सिद्धांत किसने दिया था? तो हूवर महोदय ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है, हूवर महोदय ने। ठीक है, और दोस्तों अधिकतम लाभ का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत, मांग शंकु किसने दिया था? तो मांग शंकु आपके दिया था अगस्त लॉश महोदय ने। तो ये भी आप याद रखना, अगस्त लॉश महोदय ने दिया था। इसके अलावा जो एक और सिद्धांत है आपका बाजार आधारित सिद्धांत, बाजार आधारित सिद्धांत इसे दिया था, इसके 2-3 नाम आते हैं दोस्तों, फेटर, टोर्ड, प्लेंडर। मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, आप ऐसे याद कर लीजिए, फेटर, टोर्ड, प्लेंडर और हॉटलिंग। ये आपके 5 सिद्धांत हो गए। और 6वां सिद्धांत था जो औद्योगिक स्थानीकरण का था, वह है आपका व्यवहारिक सिद्धांत। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कई बार, उनका नाम है एलन प्रेट। ठीक है, तो ये 6 सिद्धांत आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो सिद्धांत दिया है वेबर महोदय ने, उसकी व्याख्या क्या है। कोई भी उद्योग स्थानीयकरण के निर्धारक तत्वों, यानी कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन, श्रम, पूंजी, ऊर्जा आदि की दशाओं को ध्यान में रखकर न्यूनतम लागत एवं अधिकतम लाभ से प्रेरित होकर समानता स्थापित किया जाता है। यानी अगर आपको उद्योग लगाना है किसी स्थान पर तो आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे, कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन, श्रम, पूंजी और ऊर्जा। इसके अलावा और चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। देखो, उद्योग लगाने का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि हमारी लागत न्यूनतम हो और लाभ अधिकतम हो।
ठीक है, इसी अवधारणा से स्थापित किया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर उद्योगों के स्थानीयकरण की इस मूलभूत अवधारणा को सर्वप्रथम सिद्धांतबद्ध करने का प्रयास जर्मनी के अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में किया था। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसे आपको याद रखना है। अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में प्रतिपादित किया, अपने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो वेबर कहते क्या हैं? वेबर का सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि उद्योगों के स्थानीयकरण पर परिवहन मूल्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः उनके अनुसार वह भौगोलिक केंद्र जहां परिवहन लागत न्यूनतम होगा, न्यूनतम उत्पादन लागत आएगी, फलतः अधिकतम लाभ बिंदु होगा। और परिवहन लागत के अतिरिक्त वेबर ने अपने सिद्धांत में दो और कारकों, श्रम और संरचनात्मक जमाव को भी उद्योगों की स्थापना के लिए निर्धारक के रूप में गौण रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, वेबर ने इसे अपने आइसोडोपेन, ये भी दोस्तों आपसे बहुत पूछा जाता है कि आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वेबर ने किया था, कि संकल्पना के आधार पर समझाया गया है। वेबर अवस्थिति त्रिकोण यानी लोकेशनल ट्रायंगल, ये शब्द भी आप दोस्तों याद रखेंगे। लोकेशनल ट्रायंगल क्या होता है? जब दो कच्चे माल और एक बाजार हो, दोस्तों आप याद रखेंगे, जब दो कच्चे माल हो, एक आपका शुद्ध और एक आपका अशुद्ध कच्चा माल हो, तो और एक बाजार हो, से जब बने त्रिभुज के अंदर उद्योग वहाँ स्थापित होगा जहाँ दोनों कच्चे माल एवं उत्पादित वस्तु को बाजार केंद्र तक पहुँचाने में न्यूनतम परिवहन खर्च पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका वेबर महोदय का औद्योगिक स्थापना सिद्धांत, जो कि न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका मिलान करने के लिए दिया गया। ठीक है, देख लेते हैं इसे भी। निर्वाहक अर्थव्यवस्था यानी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो ए का दो सही है, यानी आत्मनिर्भर, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व। दोस्तों ये अंतर आप याद रखेंगे, आत्मनिर्भर है जो निर्वाहक है, कम उत्पादन है और कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, वहीं जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था यानी कि बी का 1 सही है। इसमें क्या है? जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था होती है इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। क्या? बाजार प्रतिस्पर्धा। ठीक है दोस्तों, जो सी नंबर है आपका उसका तीसरा सही है। ठीक है, यानी कि जो संघन निर्वहन अर्थव्यवस्था होगी उसमें क्या होगा? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इकोनॉमी क्या होगी? आत्मनिर्भर। देखो, निर्वाहक अर्थव्यवस्था भी आपकी आत्मनिर्भर थी, संघन निर्वाह अर्थव्यवस्था भी आत्मनिर्भर है, लेकिन जो निर्वहन अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या था? कम उत्पादन था, लेकिन संघन में उच्च उत्पादन है। ठीक है, और निर्वाहक में कम जनसंख्या घनत्व था, लेकिन संघन में अधिक जनसंख्या घनत्व है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, वहीं विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम विकल्प देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि जैसा कि हमने देखा था कि एक का बी सही है, तो इन देख सकते हैं इन कोडों में एक का बी किस में आ रहा है? तो पहले में ही दोस्तों आ रहा है एक का बी। ठीक है, तो बी का तीसरा और सी का पहला, डी का चौथा। दोस्तों ये कोडिंग गलत है मुझे लग रहा है, तो हम इसके विकल्पों को ही देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है जो हमने बताया था आपको। ठीक है, दिए गए अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रकार पर आधारित है। जो निर्वाहक अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि उत्पादन स्वयं के उपभोग हेतु किया जाता है। अतः जो उत्पाद का अत्यल्प यानी उत्पादन कम होता है, आदान प्रदान भी कम होता है, फलतः बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सही है इसका, तो ये आपको याद रखना है।
जबकि जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार प्रतिस्पर्धा के आधार पर होती है। ठीक है। संघन अर्थव्यवस्था, संघन निर्वाह अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता, यहाँ लोगों के द्वारा अधिकांश अपने उपभोग के लिए कृषि उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसमें उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है। उत्पादन भी सामान्यतः उच्च होता है। तो यही आपको दोस्तों डिफरेंस पकड़ने होते हैं। ठीक है। तो संघन अर्थव्यवस्था में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है। वहीं जो विस्तृत जनसंख्या होती है आपकी, विस्तरण निर्वाह अर्थव्यवस्था होती है, उसमें फार्म अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और जनसंख्या घनत्व कम होती है। निर्वाहक अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ सामान्यतः उत्पादन भी कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अब परिवहन भूगोल से आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कूट दिए गए नेटवर्क यानी वर्टिसेज, एजेज और डायमीटर की सही संख्या को दर्शाता है। ठीक है। जो दोस्तों वर्टिसेज होते हैं आपके, डायमीटर, ठीक है, जो दोस्तों आपका वर्टिसेज होता है और एजेज और डायमीटर, ठीक है, जो दोस्तों आपका एज होता है ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है। ठीक है। और जो आपका वर्टिसेज होता है यह एक बिंदु होता है जो दो रेखाओं को मिलाता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है। एज मतलब जो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है, और वर्टिसेज मतलब वह बिंदु जो दो रेखाओं के बीच में है। ठीक है। और डायमीटर का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, यानी कि अगर हमें मान लीजिए कि आपका, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको 5 से 10 तक जाना है तो न्यूनतम परिवहन क्या हो सकता है, तो हम 5 से 4 तक आएंगे, 4 से 1 तक जाएंगे, फिर 6, फिर 7, 8, 9 और 10 तक जाएंगे। ये हमारा न्यूनतम होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं विकल्पों को। वर्टिसेज, एजेज और डायमीटर दिखाए गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका विकल्प। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने डायमीटर हैं, कितने वर्टिसेज हैं और कितने एजेज हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं हम। तो इसमें हम पहले एज को देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तो एजेज हैं आपके। ठीक है। और वर्टिसेज यानी कि बिंदु जो दो रेखाओं को जोड़ रहा है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। 10 10 हैं दोनों। अब हम डायमीटर को देख लेते हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम विकल्प पे चलते हैं दोस्तों कि 10 आपके एज हैं, 10 आपके वर्टिसेज हैं और 7 आपके डायमीटर हैं, यानी कि विकल्प आपका 2 सही है। ठीक है। अब थोड़ा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। एज क्या होता है, दो अवस्थिति के बीच को जोड़ने वाली रेखा एज कहलाती है। जैसे दिए गए प्रश्न में 10 एजेस हैं। वर्टेक्स किसी परिवहन जाल के काटने वाले बिंदु को, नोड्स को वर्टेक्स कहते हैं, जैसे टाउन, दो रोड को काटान बिंदु आदि। ठीक है। दिए गए प्रश्न में कुल 10 वर्टिसेज हैं। डायमीटर दो अधिकतम दूर के बिंदुओं के बीच को जोड़ने वाला छोटा संभावित मार्ग, ये कहलाता है आपका डायमीटर। ठीक है। आगे भी बताया जा रहा है कि 5 और 10 के बीच छोटा मार्ग, 5 से फिर 4, फिर 1, फिर 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आपके 7 हैं, यानी कि डायमीटर आपके 7 हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सही मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पे व्हिटलसी के द्वारा कृषि प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है। व्हिटलसी महोदय ने जो कृषि प्रदेश दिए थे 13, वो दिए गए हैं और देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोमोनिक हार्ड, पहला है आपका वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, कहाँ पर होगा आपका, तो इसका आंसर होगा एक का तीसरा। ठीक है। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन बी का अर्जेंटीना है आपका, यानी कि एक। नोमोनिक हार्डिंग आपका मंगोलिया है, यानी एक का फोर। वाणिज्यिक पौधरोपण ये आपका श्रीलंका है, नंबर दूसरा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं विकल्प एक का तीन। ठीक है। एक का तीन आपका दोस्तों किस में मिल रहा है, केवल और केवल एक विकल्प में मिल रहा है, तो आपको बाकी देखने भी नहीं है, एक ही विकल्प इसका सही होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, एक ही विकल्प सही है इसका। तो इन प्रश्नों को दोस्तों ऐसे ही हल किया जाता है। एक आपको सही पता है तो उस पर चले जाइए, अगर आपको गलत भी पता है तो उससे भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो जो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन है वो न्यूजीलैंड में होता है। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास में होता है। ठीक है। कुल दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का सर्वप्रथम स्थान है, यानी प्रथम स्थान है, परंतु यहाँ दुग्ध उत्पादन वाणिज्यिक संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड जैसा नहीं है। यानी दुग्ध उत्पादन में अगर आपसे पूछे तो भारत का कौन सा नंबर है, पहला। ठीक है। नोमोडिक हार्डिंग यानी चलवासी पशुचारण मंगोलिया में होता है। श्रीलंका में मध्यवर्ती उच्च पहाड़ियों पर मुख्यतः चाय का वाणिज्यिक पौधारोपण किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, कैलिफोर्निया। ठीक है। और भारत में आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भारत में, क्योंकि विश्व में सिलिकॉन वैली तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कि उच्च तकनीक यानी हाईटेक फर्मों की अवस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है। ठीक है। यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो उच्च तकनीक को सिलिकॉन वैली यानी कि कैलिफोर्निया में एकत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप इसे हम देख लेते हैं। पहला आपका सस्ता श्रम। ठीक है। इसके बाद है बाजार तक पहुंच, तीव्र गति के परिवहन और समूहन अर्थव्यवस्था यानी एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, चौथा विकल्प इसका सही है आपका। समूहन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोग, फर्म, कंपनीज आदि किसी बड़े शहर या औद्योगिक नगर में इकट्ठा होते हैं, जिससे फर्म कंपनीज को टेक्निकल सेवा हेतु स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के बारे में पता है आपको कि यूएसए जो है विश्व के जो टैलेंटेड युवा हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पैकेज पर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जाहिर सी बात है, जब टैलेंटेड लोग कैलिफोर्निया में आकर रहेंगे तो उनके विचार भी उच्च ही होंगे। ठीक है। इसे ही हम कहते हैं समूहन अर्थव्यवस्था। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रीमन ने निम्नलिखित में किस वर्ष विकासशील अर्थव्यवस्था में भू परिवहन प्रणाली के विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था। रीमर महोदय ने। ठीक है। कब आया था, तो ये तो दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, तो इसका सीधे सीधे विकल्प हम देख लेते हैं, 1977 में आया था। रीमर महोदय ने भू परिवहन मॉडल कब दिया था, 1977 में दिया था। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं यानी तृतीयक विश्व के देश, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि विकासशील देशों को क्या कहते हैं, तृतीय विश्व देश कहते हैं, में भू परिवहन प्रणाली के विकास हेतु एक मॉडल 1977 में प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने 4 चरणों का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर का देख लेते हैं। सूत्र है एक PI बराबर Y/YN T/TN, जहाँ PI कृषि उत्पादकता सूचकांक है, Y इकाई क्षेत्र में चयनित फसलों का कुल उत्पादन, YN राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं चयनित फसलों का कुल उत्पादन, T इकाई क्षेत्र में कुल क्षेत्र जहां संबंधित फसलें उगाई जा रही हैं, TN मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कुल भूमि क्षेत्र जहां संबंधित फसलें उगाई गई हैं। निम्नलिखित में से
किसने कृषि उत्पादन स्तर की माप हेतु करने हेतु इस सूत्र का प्रयोग किया था। यानी कि ये जो सूत्र आपको बताया गया है ऊपर, PI बराबर Y/YN प्लस T/TN सूत्र किसने दिया था। दोस्तों विकल्प देख लेते हैं। इसमें विकल्प हैं आपके भाटिया, वीवर, ND और सफ़ी। तो इसे ND महोदय ने दिया था। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, ND महोदय ने इसे दिया था। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हंगरी, ये हंगरी देश के थे। प्रोफेसर GYGND ने 1964 में हंगरी के कृषि प्रदेशों का भौगोलिक प्रकार के निर्धारण के समय कृषि उत्पादकता के आकलन हेतु उत्पादकता सूचकांक के आकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, PI बराबर Y/YN प्लस T/TN। जहाँ पर PY क्या था आपका, पहले तो Y को देख लेते हैं हम। PI तो आपको उत्पादकता सूचकांक ही था। ठीक है, Y क्या था कि इकाई क्षेत्र में चुनी हुई फसलों का कुल उत्पादन। मान लीजिए ये आपका इकाई क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो चुनी गई फसलें हैं उनका कुल उत्पादन। YN इन्हीं फसलों का राष्ट्रीय स्तर पर कुल उत्पादन। T इकाई क्षेत्र में सकल कृषि क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र पूरा एक इकाई निर्धारित की गई है, कितना सकल कृषि क्षेत्र है। वहीं TN बराबर राष्ट्रीय स्तर पर सकल कृषि क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ND ने तो हंगरी देश के लिए किया था, लेकिन इन्हीं का प्रयोग करते हुए मोहम्मद शफी ने, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है, मोहम्मद शफी ने भारतवर्ष की 12 फसलों की उत्पादकता को निर्धारित करने हेतु ND के सूत्र का प्रयोग किया। प्रोफेसर ND के सूत्र में संशोधन कर प्रोफेसर शफी ने 1972 में कृषि उत्पादकता की गणना की थी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ND ने 1964 में दिया था और इन्हीं का प्रयोग करके 12 फसलों के लिए 1972 में मोहम्मद शफी ने प्रयोग किया था इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों फिर से मिलान करना है। देश एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ खनिज भंडार दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मिला दिया गया है। लाइबेरिया लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गिनी बॉक्साइट के लिए, टोंगो फास्फेट के लिए और नाइजर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है, इन क्वेश्चनों को हल करने का ट्रिक है आपका कि या तो आपको बिल्कुल कंफर्म सही पता हो तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, या तो आपको बिल्कुल गलत पता हो तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि A का A सही है, तो आप देख सकते हैं किस विकल्प में A का A सही है। तो A का A सही A का A सही है आपका किस में, दूसरे विकल्प में सही है। ठीक है, B का 4 दिया है, टोंगो तीसरे का तीसरा दिया है, नाइजर यूरेनियम दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, आपको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको एक सही पता हो और एक गलत पता हो। लाइबेरिया में प्रमुख खनिज भंडार लोहा, सोना, हीरा इत्यादि है। गिनी में विश्व का 25% बॉक्साइट भंडार है। टोगो में मुख्य रूप से फास्फेट लाइमस्टोन पाया जाता है, यहाँ सोना हीरा भी प्राप्त होता है। नाइजर में मुख्यतः यूरेनियम, कोयला, सोना, लौह अयस्क, टिन, फास्फेट, पेट्रोलियम, मॉलिब्डेनम, जिप्सम आदि पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आपका फिर से वेबर से ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। अल्फ्रेड वेबर ने अपने अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में से निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया था। दोस्तों हमने देखा था कि 2 कच्चे माल और 1 बाजार। ठीक है, तो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अल्फ्रेड वेबर इंट्रोड्यूस्ड इन हिज कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ट्रायंगल। यानी कि अवस्थिति त्रिकोण का प्रयोग कब किया जाएगा, ये हम बताना था। दोस्तों इसका जो ट्रायंगल बनता है उसे मैं बना के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल है, एक तरफ R1 दूसरी तरफ R2 और ये आपका बाजार है यानी कि मार्केट है। अब इसमें बताना होता है कि इस त्रिकोण के बीच में उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम विकल्पों को देख लेते हैं।
Rn और R2 ये दोस्तों आपके कच्चे माल हैं, ठीक है, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, दोनों सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हों तब त्रिकोण बनेगा। Rn नियत हो परंतु R2 यानी कि कच्चा माल 1 नियत है, कच्चा माल 2 प्रत्येक जगह पाया जाता हो तब, और दोनों शुद्ध हों तब ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपके दूसरे दो विकल्प और हैं। R1 और R2 दोनों नियत और दोनों शुद्ध हैं। R1 और R2 दोनों नियत और घटता है यानी कि अशुद्ध हैं, ठीक है, जहाँ दो कच्चे माल हैं आपके। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो चौथा है आपका, ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही है, यानी कि कच्चा माल 1 और कच्चा माल 2 दोनों नियत हों और वे अशुद्ध हों दोनों, तब की बात कही गई है, तब इसका त्रिकोण का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं वेबर के बारे में और भी चीज़ें। ये तो आपको पता चल गया कि उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 1909 में इन्होंने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इनकी व्याख्या। वेबर के उद्योगों के अवस्थितीकरण के अंतर्गत निम्न दशाएं हैं। पहली दशा, यदि एक कच्ची सामग्री हो और उत्पादित वस्तु एक बाजार हो, यानी एक कच्चा माल और एक बाजार, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर कच्ची सामग्री सर्वसुलभ है तो उद्योग यानी बाजार में स्थापित होगा क्योंकि इसमें कोई परिवहन खर्च नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कच्चा माल सभी जगह उपलब्ध है तो उद्योग कहाँ लगेगा, बाजार में, ठीक है। यदि माल अशुद्ध है, यानी माल अशुद्ध का मतलब कि जैसे मान लीजिए 1 किलो कच्चा माल है, तो जब आप उससे वस्तु बनाएंगे तो वो फिर 1 किलो की वस्तु नहीं बनेगी, वो 200 ग्राम की बनेगी, इसे हम अशुद्ध कहते हैं। और जो शुद्ध कच्चा माल होता है, जितना कच्चा माल होता है उतनी ही वस्तु उत्पादित होती है। जैसे आपकी रुई एक शुद्ध कच्चा माल है, क्योंकि जितनी रुई होती है उतना ही धागा बनता है, ठीक है। तो यदि माल अशुद्ध हो तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास ही स्थापित किया जाएगा। यानी कि अगर कच्चा माल अशुद्ध है तो जहाँ पर ये मिलेगा वहीं पर आपका उद्योग लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ तीसरा है आपका, यदि कच्ची सामग्री शुद्ध हो तो कहाँ पे लगेगा उद्योग, बाजार में लगेगा। देखिए आपकी दो कंडीशन बन गई, अगर कच्चा माल शुद्ध है तो बाजार में लगेगा, यदि सर्वसुलभ है यानी सभी जगह उपलब्ध कच्चा माल तब भी वो बाजार के पास लगेगा, लेकिन कच्चा माल अशुद्ध है अगर तो कहाँ पे लगेगा, उद्योग के पास लगेगा, ठीक है। अब दूसरी दशा क्या है कि अब दो कच्ची सामग्री हैं आपकी, यानी कि दो कच्चे माल हैं और एक बाजार है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं, यदि दोनों कच्ची सामग्रियां सर्वसुलभ हैं तो बाजार बिंदु में उद्योग स्थापित होगा। यानी कि कच्ची सामग्री चाहे एक हो या चाहे दो हो, अगर वो सर्वसुलभ है यानी सभी जगह उपलब्ध है तो उद्योग हम बाजार में ही लगाएंगे जा करके, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि कच्ची सामग्री शुद्ध और सर्वसुलभ हो, यानी कि शुद्ध भी हो और सर्वसुलभ हो, तो जाहिर सी बात है कि हम बाजार पे ही लगाएंगे उद्योग, ठीक है। यदि दोनों कच्ची सामग्रियां अशुद्ध और स्थानीय हों तो उद्योग का स्थान निर्धारण कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब कच्ची सामग्रियां दोनों अशुद्ध हैं और स्थानीय हैं तो उद्योगों का स्थान निर्धारण कठिन होगा, और इस समस्या को हल करने के लिए वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज यानी कि लोकेशनल ट्रायंगल का सहारा लिया था। तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने बताया कि किसी स्थानीयकरण त्रिभुज के अंदर उद्योग की स्थापना कच्ची सामग्री के सापेक्षिक भार पर निर्भर है, यानी कारखाना उस कच्ची सामग्री स्रोत के निकट स्थापित होगा जिसका सापेक्षिक भार अधिक होगा, ठीक है। यानी कि जिसका भार अधिक होगा जिस कच्ची सामग्री का, वहीं पर उद्योग स्थापित होगा। यहाँ पे R1 यानी कच्ची सामग्री 1, R2 यानी कच्ची सामग्री 2, ये बाजार है आपका। तो इस बिंदु को R1 की तरफ झुकाया गया, यानी कि इसका सापेक्षिक भार क्या है, अधिक है। यानी कि R1 कच्ची सामग्री का भार R2 की अपेक्षा अधिक है, इसलिए उद्योग भी R1 के पास ही लगाया जाएगा, ठीक है। उदाहरण, लोहा और इस्पात उद्योग भार राशि उद्योग हैं। भार राशि उद्योग का मतलब
जितना इस्पात, जितना आपका आयरन अयस्क, ठीक है, आयरन जो और होता है लौह अयस्क, जितना खादानों से निकाला जाता है उतना इस्पात तैयार नहीं होता है। अगर 2 टन लौह अयस्क है तो उससे 1 टन इस्पात ही तैयार होता है। ये इसलिए भार हिराशी उद्योग होता है, ठीक है। बेकरी उद्योग भार वृद्धि होती है, ठीक है। बेकरी उद्योग में भार वृद्धि होती है, यानी कि अगर 2 किलो बेकरी है तो उससे जो वस्तु बनेगी वो हो सकता है कि 2.5 किलो बने जा कर के आपकी, ठीक है। तो ये शुद्ध होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये शुद्ध है तो उद्योग कहाँ लगेगा? बाजार के पास, ठीक है। तो दोस्तों आपको 2 कंडीशन में याद रखना है कि यदि कच्ची सामग्री शुद्ध है तो बाजार के पास लगेगा उद्योग, यदि वह कच्ची सामग्री सर्वसुलभ है तो भी वह बाजार के पास ही लगेगा, ठीक है। और कच्ची सामग्री यदि अशुद्ध है तो उद्योग कहाँ लगेगा? कच्चे माल के पास लगेगा। अगर स्थानीय है तब भी वो कच्चे माल के पास ही लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें भी सही सुमेलित करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और गतिविधियां यानी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे 4 प्रकार बताई गई हैं, 5वां प्रकार मैं आपको बता दूंगा। जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है जैसे कि कोई भी कृषि करना, ठीक है। द्वितीय क्रियाओं में निर्माण और विनिर्माण आता है, तो जैसे सूत की कटाई करना ये आपका निर्माण है। तृतीयक के अंतर्गत सेवाएं आती हैं जैसे कि रेल सेवाएं, ठीक है। चतुर्थक के अंतर्गत आपका अनुसंधान आता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कूट को। देखो दोस्तों हमने कूट का आपको बताया है, अगर आपको एक सही है पता है तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, एक अगर आपको गलत पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। तो प्राथमिक का क्या है? पर्ल कल्चर, एक का तीसरा सही है। देख लेते हैं किस विकल्प में। दोस्तों 2 ही विकल्प में आपका एक का तीसरा सही है, ठीक है। तो बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे का चौथा सही है, तीसरे का दूसरा सही है और चौथे का पहला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस व्याख्या को दोस्तों आप याद रखेंगे। भारत के संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निम्न तरीके से विभाजित किया जा सकता है। कृषि के अंतर्गत यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका प्राइमरी सेक्टर, उसमें क्या क्या आता है? कृषि है, वानिकी और लट्ठा इकट्ठे करना, मत्स्य पालन करना, खनन और उत्खनन, ये भी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र आपका निर्माण और विनिर्माण से संबंधित होता है, तो इसमें क्या क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, बिजली और गैस जल आपूर्ति। ये दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि बिजली गैस जल आपूर्ति ये तो सेवाएं हैं, लेकिन ये आपके द्वितीय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। तृतीय क्षेत्र जो कि आपकी सेवा से संबंधित है, इसमें परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपदा, भवनों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा। चतुर्थक क्षेत्र अनुसंधान, ठीक है। जो चतुर्थक क्षेत्र है वो आपका अनुसंधान है, ठीक है दोस्तों। और 5वें के अंतर्गत वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो उच्च अधिकारीगण करते हैं। जैसे आपका एक प्रोफेसर है, अगर वो रिटायर होने के बाद अपनी सेवाएं तब भी दे रहा है तो वह 5वें के अंतर्गत आते हैं। जैसे राष्ट्रपति वो 5वें में आता है, प्रधानमंत्री 5वें में आता है। तो ये भी आपको याद रखें। यानी कि आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने AGP ज्योग्राफी सॉल्व पेपर 2018 के 10 क्वेश्चनों को कवर किया, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं यहीं तक। आपसे जो अगले क्वेश्चनों पर बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो PDF होगा, जब इसके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको PDF के रूप में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
और 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।